अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ़ और इस टाइम मैं लाहौर मॉडल टाउन कचहरी के बाहर मौजूद हूँ। और नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा आज का जो प्रोग्राम है वो उसको लाजम देखिएगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है उसके दिल की आवाज़ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा प्रोग्राम ज़रूर देखें और अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, और एंड तक ये प्रोग्राम देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है मेरा ये आज का। नाज़रीन, इस टाइम मैं मॉडल टाउन कचहरी के बाहर मौजूद हूँ और बहुत ही एक टॉप स्टोरी जो है मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो लड़के लड़की है, वो एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ करती है, उसके बाद उनसे प्यार मोहब्बत की बातें होती है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं कि जो कि वालिदैन नहीं मानते तो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करते हैं, लव मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज आके करते हैं, और उसके बाद उनके साथ क्या क्या मामला पेश आते हैं, उनके साथ क्या क्या मसाइल पेश आते हैं। इसके लिए भी आज हमारे साथ माहिर कानून दान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि इसके ऊपर कौन सी ऐसी तफात लगती है, क्या क्या कानून कहता है इसके ऊपर कि लड़की और लड़का अगर बालग है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो शादी कर लेते हैं तो उसके बाद उनके पेरेंट्स का रद्द अमल क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी बातें प्रोग्राम के आगे चल के आपको बताएंगे। नाज़रीन, मैं छोटी सी आपसे एक बार डिस्कस करता हूँ जो मेरी पर्सनल राय है इसके ऊपर, कि आजकल अमूमन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, पर अमूमन 90% लड़कियाँ जो सी हैं वो गलत होती है। अमूमन मैं औरत का बड़ा एहतराम करता हूँ, बेशक औरत का एहतराम करना भी चाहिए, क्योंकि इस्लाम के अंदर औरत का बड़ा मुकाम है, वो इस्लाम ने औरत को बहुत रुतबा भी दिया है। पर इसमें बहुत सारी आजकल की जनरेशन जो सी है उसमें आजकल अमूमन ये होता है कि दोस्ती अगर किसी लड़के से की जाती है या किसी लड़के के साथ फ्रेंडशिप होती है या उसके साथ शादी का सीन चलता है या फेसबुक या ट्विटर या टिकटॉक या किसी भी एप्लीकेशन से उसके साथ अगर दोस्ती हो जाती है, वो शादी तक बात पहुंचती है, तो उसके बावजूद अक्सर ये होता है कि ब्रेकअप हो जाता है। इसके अंदर ये होता है कि ये बहुत सारी ऐसी दोस्तीज़ या लव ऐसे होते हैं कि जो शादी के अंजाम तक नहीं पहुंचते, उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। ये क्यों होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। नॉर्मली ये होता है कि लड़का ठीक होने के बावजूद भी हमारे बड़े, हमारे घर वाले, हमारे बाहर वाले, हमारे दोस्त, यहाँ तक कि अदारे जो उनसे हैं वो भी लड़के को गलत एक्सेप्ट करते हैं, गलत कहते हैं नॉर्मली। हत्ता कि यहाँ ये होता है कि लड़की जहाँ पे लड़की गलत है उसको गलत कहना चाहिए, पर हमारे कानूनी अदारे, मैं यहाँ पे माजरत के साथ बात करना चाहूँगा इसके ऊपर, अगर कोई मेरे ऊपर कोई एलिगेशन भी लगता है तो मैं सच जो उनसे वो बोलूँगा कि हमारे कानूनी अदारे भी यहाँ पे, ये हमारी औरत जो सी है ना, ये एक वीकनेस है, ये एक कमज़ोरी बन चुकी हुई है, हर शख्स की कमज़ोरी है। मैं ये यहाँ पे कहना ज़रूर मुनासिब समझूँगा कि हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे भी, जहाँ पे मैंने बहुत सारे मामला अपनी आंखों से भी देखे हैं कि जहाँ पे औरत गलत होने के बावजूद भी रोती हुई अगर थाने में चले जाती है, रोती हुई अगर पुलिस स्टेशन में चले जाती है, वो रोने की वजह से, सिर्फ रोने की वजह से वो औरत टोटली ठीक हो जाती है। सिर्फ 2 आंसू बहाए और औरत टोटली ठीक। वहाँ पे कोई भी रैंक का ऑफिसर होता है वो उसको दुरुस्त करार देता है और लड़के को सारा ब्लेम लड़के के ऊपर डाला जाता है। लड़के को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, लड़के को जुडिशन करके जेल भी भेज दिया जाता है, लड़के के ऊपर ऐसी ऐसी दफात भी लगा दी जाती है कि वो बेचारा बेकसूर होने के बावजूद 2 साल, 5 साल, 10 साल तक वो जेल की सज़ा काटता है। बेशक जो नाजायज़ करता है वो रोज़े मैशे जो सा इसका हिसाब ज़रूर देगा, क्योंकि कानून नाफज करने वाले अदारे जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने ये हलफ लिया था कि हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, और ये हलफ उठाया था कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। पर एक औरत को देख के हर अफसर, नहीं मैं कहता कि हर अफसर ऐसा है, बहुत सारे हमारे काबिल अफसर भी इस कानून नाफज करने वाले अदारों में मौजूद हैं जो मेरिट पे फैसला करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग इसमें हैं जो काली बेड़ी है इसमें हैं, जो कि एक औरत को मजलूम समझ के टोटली फेवर जोन सी है वो औरत को मिल जाती है। उसमें ना तो मौक़िफ़ पूछा जाता है, ना लड़के की बात सुनी जाती है। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लड़के की ना कोई बात सुनी गई, ना उसको सफाई देने का मौका दिया गया, उसके ऊपर पर्चा कर दिया गया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसको अरेस्ट करके जुडिशन कर दिया गया। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। कहने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर लड़का गलत है तो लड़के को सज़ा होनी चाहिए, अगर लड़की गलत है, लड़की ने वर्गलाया है। मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ कि आज के दौर में
बहुत सारे आप भी मेरी बात से सहमत करेंगे कि आज के दौर में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां फास्ट हो चुकी है और लड़कियां जो सी है वो खुद फ्रेंडशिप भी करती है, खुद ब्रेकअप भी करती है। पहले होता था, पहले ये बातें सुनने में आती थी कि लड़का 4 लड़कियों से दोस्ती कर रहा है एक टाइम पे, पर आज ये वो वक्त है कि एक लड़की 8 लड़कों से दोस्ती भी कर रही है और फिर भी वो ठीक है। क्यों ठीक है? कि वो 2 आंसू बहा देती है और वो ये कहती है कि मुझे ज़बरदस्ती किया गया, मुझे ब्लैकमेल किया गया, जबकि ये चीज़ें गलत होती है। कोई लड़का अगर ब्लैकमेल कर रहा है तो उसके पीछे कहानी क्या है वो भी तो देखनी चाहिए ना, कि वो उस लड़के के साथ उसने राब्ता क्यों किया, स्टार्टिंग में उससे बात क्यों की, और 1 साल या 2 साल या 3 साल या 5 साल उसके साथ रिलेशन क्यों बनाया लड़की ने। तब वो लड़का बहुत अच्छा था। जब कोई वजूहात ऐसी बनी, लड़के ने कहा कि मैंने तुमसे शादी करनी है या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, उस टाइम लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, मेरे मामलात है, फलाएँ। यहाँ पे लड़की को ये पूछना चाहिए कि 5 साल किस रिलेशन के ऊपर लड़के के साथ रही। नाज़रीन, बातें बहुत है, वक्त बहुत कम है और आगे भी चल के मैं आपको बहुत सारे लोगों के व्यूज़ भी यहाँ पे लेते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वो लोग क्या कहते हैं। इस टाइम हम माल्टन कचहरी के अंदर चलते हैं और अंदर हमारे साथ माहिर कानूनदान वो भी मौजूद हैं, उनसे भी इसकी राय लेंगे कि इस तरह के मामलात किस तरीके से रोके जा सकते हैं। क्या कोई कानून बना है लड़कियों के लिए? क्योंकि अमूमन औरत ज़ात किसी भी थाने में चले जाए उसको फेवर मिलती है, किसी भी थाने में चले जाए उसको औरत समझ के फेवर दी जाती है, ना कि वहाँ पे ये ख्याल रखा जाए कि मेरिट पे फैसला करना चाहिए। औरत अगर रोती है या कपड़े फाड़ लेती है खुद अपने या थाने में लेट जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का अगर ठीक है तो उसको गलत करार करके इस औरत के रोने पे, कपड़े फाड़ने पे, थाने में लेट जाने से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। मैं ये इमरान खान साहब से भी अपील करता हूँ, उस्मान बुज़दार साहब से भी अपील करता हूँ कि इसके ऊपर कोई कानून लाजम और फिल फोर लाना चाहिए कि जो औरतें लड़कों को ब्लैकमेल करती है। मैं आपके सामने बहुत सारी ऐसे मिसालें भी रखता हूँ कि लड़कों ने सुसाइड कर ली, लड़के खुदकशी कर लेते हैं किसी लड़की के लिए, वो लड़की सेव होती है, उस लड़की को कोई पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करता, उसको कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी वजह से ये लड़का एक कत्ल हुआ है या लड़के ने खुदकशी की है। जबकि यहाँ पे ये होता है कि एक लड़की अगर खुदकशी करती है किसी लड़के की वजह से तो वो लड़के को 302 के केस में उठा के सारी ज़िंदगी के लिए अंदर डाल दिया जाता है। ये एतजाज़ क्यों है ये लड़के में और लड़की में? क्योंकि मेरिट पे फैसला होना चाहिए। ये नाइंसाफ़ी क्यों है लड़की में और लड़की में? मैं फिर एक दफ़ा अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि मैं खुद औरत की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और औरत को इस्लाम ने बड़ा मुकाम दिया है, पर बेशुमार औरतें ऐसी है जिसकी वजह से हमारा पाकिस्तान, हमारा माशरा जो है वो किसी और तरफ जा रहा है और इन चीज़ों को हमने रोकना है। आपका फ़र्ज़ है, आपने रोकना है। अंदर माल्टन कचहरी में चलते हैं, अंदर चल के माहिर कानूनदान हैं उनसे भी बात करते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। आइए माल्टन कचहरी के अंदर चलते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ एक साइल मौजूद है और इनकी कहानी जो सी है इन्हीं की ज़ुबानी में आपको सुनवाता हूँ कि इनके साथ चंद रोज़ पहले इनके साथ एक लड़की ने निकाह की सूरत में फ़्रॉड किया और वो कैसे किया। मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी खुद बताइएगा क्या मामला सारा पेश आया, आपने निकाह किया उसके बाद क्या मसला हुआ? जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तकरीबन एक हफ़्ता पहले की बात है कि अंसर फ़ाकत नामी लड़की जो है ना उसके साथ मेरा निकाह हुआ था और निकाह हमारा इसी मॉडल टाउन कचहरी के अंदर हुआ था। और उसके बाद निकाह के फ़ौरी बाद आपको पता है कि जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने या जज साहब के सामने जो है ना उसके अल्फ़ी बयान लिए जाते हैं। वो बाकायदा बयान दिए, बाकायदा जो मेरे एडवोकेट साहब थे जिन्होंने निकाह करवाया उनके पास बाकायदा मेरी वीडियोज़ है जिसमें वो उसने इकरार किया, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जो है वो अपने घर वालों को मिलने के लिए गई, मसलन कि खुशी से मैं खुद छोड़ के आया और मेरे कुछ फैमिली के मेंबर भी मेरे साथ थे। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जाके उसको वो जो है ना उसे वर्गलाया जाएगा या मेरा गलत इस्तेमाल किया जाएगा या किसी भी लिहाज पे जो है ना मेरी बीवी को हरासा किया जाएगा। तो जब तीसरे दिन मैंने लेने जाना था तो मैंने दिन को 2 बजे कॉल की, तो मैंने पूछा कि मैं लेने आऊँ शाम को, तो उसने आगे से कह दिया कि मैं तो आपको जानती भी नहीं।
और मेरा आपके साथ निकाह भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 1-2-4 दिन पहले निकाह होता है और जो है ना उसके बाद जो लड़की है वो मुकर जाती है, सारा ब्लेम मेरे पे आ जाता है कि आपने मेरे साथ गन पॉइंट पे निकाह किया, ये किया, वो किया, ब्लैकमेल किया। उसके बाद जारी बात है वो मेरी बीवी थी और मेरा हक़ था। मैंने कानून के दायरे में रह के कोर्ट से रजू की और रजू करने के बाद जो है ना एक नोटिस जो होता है वो जाता है मुतलका थाने को। मुतलका थाने के जो अफसरान होते हैं उन्होंने वहाँ पे पेश किया सेशन कोर्ट के अंदर। जब सेशन कोर्ट के अंदर उसे पेश किया जाता है तो उसके बाद वो अपने मौक़िफ़ से साफ़ इनकारी होती है, कहती कि मैंने तो निकाह किया ही नहीं। अब यहाँ पे बात ये आती है, अब यहाँ पे मेरी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का मसला कि देखें वो मेरी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक सुन्नत रसूल के मुताबिक निकाह किया, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं इंशाल्लाह कानून के हर वो दरवाज़े को खटखटाऊँगा कि जहाँ से मैं अब ये प्रूफ़ कर सकूँ कि वो मेरी बीवी है, क्योंकि मेरे पास मुकम्मल एविडेंस मौजूद हैं जिसमें वीडियोज़ है, डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके बयानात हैं और सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इंशाल्लाह जो है ना मैं सबसे पहले उसको ये साबित करूँगा कि वो मेरी बीवी हैं। उसके बाद मैं ये भी सर कहना चाहूँगा कि देखें कि ये लड़कियाँ जो हैं वो आजकल का एक ट्रेंड है। मैंने तो उसे इज़्ज़त देने की कोशिश की, उसे रुतबा देने की कोशिश की, एक अच्छी बीवी बनाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या है, क्योंकि अक्सर ऐसे लड़कियां होती हैं जायदाद देख के और उसका बिजनेस देख के और सारे मामला देख के उसको जो है ना चक्कर में डालने के बाद क्या करती हैं कि अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करने के बाद उस बंदे को ज़लील कर दिया जाता है, रुस्वा कर दिया जाता है। तो मैं तो अगर मेरी आवाज़ जो है ना हुकाम बाला तक पहुँच रही है तो मेरी अपील है कि जो है ना इस चीज़ पे नज़र षानी की जाए कि जो इस तरह की लड़कियां हैं जो मेरे जैसे शरीफ इंसान को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, जलालत करने की कोशिश करती हैं, उन पे एक कानून बनाया जाए और उसको कानून के कटारे में जो है ना लाया जाए और इस चीज़ पे कोई अच्छी सी दफ़ात लगाई जाए कि जो लड़कियां जो है ना इस तरह करती हैं। जी बिल्कुल, इस तरह का कानून जो सा वो होना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि जब यहाँ पे बयान वगैरह लड़की देती है, ज़ाहिर सी बात है उसका वीडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है, यहाँ पे जज साहब के सामने जो सा वो लड़की एक बयान दे रही है, 164 के बयान भी हो रहे हैं और वो एक दूसरी अदालत में जाके कैसे मुकर सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता कि वो मुकरे इस चीज़ से। ये तो हमारी अदलिया बैठी हुई है इंसाफ़ करने के लिए। इंशाल्लाह मेरिट पे फ़ैसला होगा, हमें अपनी अदालतों पे पूरा यकीन है कि वो मेरिट पे फ़ैसला करेगी। मुझे ये बताइएगा कि जो ये लड़की है अंसार फ़ाक़त आपने नाम बताया, इस सारे मामले के बाद उनके घर वालों ने कोई आपसे रब्ता करने की कोशिश की या उन्होंने कोई बात करने की कोशिश की अभी तक? जब मैं छोड़ने गया हूँ अंसार फ़ाक़त को, अपनी बीवी को उनके घर पे, तो मेरे साथ तकरीबन मेरे कुछ और दोस्त भी थे, मेरे अजीज़ व वकार थे। हम तकरीबन को 20 लोग थे। 20 लोगों के दरमियान जो है ना जुमे का दिन था। उन्होंने कहा जी जुमा और हफ्ता मेरे घर पे रहने दें और संडे की शाम को जो है ना आप ले जाइएगा। तो बाकायदा मैं तो इज़्ज़त के साथ छोड़ के आया हूँ और उसके बाद अगर मेरी बीवी को हरासा किया जाता है या कि इस तरह के मामलात किए जाते हैं तो मैं इंशाल्लाह कानून का हर जो वो दरवाज़ा खटखटाऊँगा और इंशाल्लाह मैं कल जो है वो हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ रिट भी करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास एविडेंस, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें निकाह पे सिग्नेचर कर रही है। उस पर बाकायदा जो यहाँ के कारी साहब होते हैं जो निकाह करवाते हैं वो पूछ रहे हैं कि ये जिस पे आप अंसार फ़ाक़त ये सिग्नेचर कर रही हो ये निकाह नामा है, कोई डोमिसाइल नहीं है। कल को ये ना कह दीजिएगा कि मैं कोई और डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो फिल करने आई थी। तो इसलिए वो एक अदालत, ये तो तौहीन अदालत बनती है, क्योंकि एक जज साहब के सामने जो है ना एक दिन पहले बयान देती कि मैं इसे कबूल करती हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ, मैं किसी किस्म की कोई कार्रवाई या किसी में मुलव्वस नहीं होंगी। अगले ही दिन जब मैं बीवी को बरामद कराने की कोशिश करता हूँ, रिट करता हूँ कि मेरी बीवी जो है ना उसे हरासा किया गया, मुझे बरामद करके मेरे हवाले की जाए, तो वहाँ पे दूसरे जज साहब के सामने जो है वो साफ़ इनकारी होती कि मैं तो इस इंसान को जानती भी नहीं और जो है वो मेरा तो निकाह भी नहीं हुआ। तो इस तरह का अगर फ्रॉड करने वाली जो औरतें हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना अच्छा सा को कानून लाया जाए और मैं मेरी यही अपील है कि उसको जो है ना इस कटहरे में खड़ा किया जाए और पूछा जाए कि उसने ये झूठ क्यों बोला। जनाब असल बात ये है कि क्योंकि जो मुझे ज़ाहिर होता है वो ये है कि क्योंकि वो एक जो है ना लोकल तबके के लोग थे, मसलन के गरीब घराना है, उसका जो बाप है वो किसी फर्नीचर शॉप पे जो है ना जो रफ़ाकत अली है
वो किसी फर्नीचर शॉप किस पे जगह काम पे? करता है। ये कोका कोला मोड़ आता है खाटक नाले के पास, स्कीम मोड़ के पास ये स्टॉप है। वहाँ पे किसी शॉप पे वो एज आ मुलाजमत काम करता ये है। इनका घर कहाँ पे है? ये इनका घर है वादिद कॉलोनी के अंदर जो है ना, वहाँ पे एक जो है ना गर्ल्स पब्लिक स्कूल है, उसके बिल्कुल साथ ही इनका घर है। बात ये कि जब मैं अपनी बीवी को छोड़ने जाता हूँ उनके पास 2 दिन के लिए, तो तब मैंने काफ़ी ज़ारी बात है शादी हुई थी नहीं, तो मैंने उसे कुछ गोल्ड जो है ना वो गिफ्ट किया था, जिसकी तकरीबन मालियत जो बनती है 3-3.5 लाख रुपया बनती है। और फिर मैंने उसे कुछ नगद जो है ना रकम भी दी, क्योंकि मैंने 2 दिन के लिए उसको अपने माँ बाप के पास छोड़ने गया था कि ये शॉपिंग कर लेगी, कि जब मैं लेने आऊँगा ये अपनी मन मर्जी से चीज़ें ख़रीद सकती है। तो मैंने तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है ना उसे नगद कैश भी दिया। और तकरीबन ये मुझे 5 लाख रुपए की मालियत उसके पास से जब छोड़ के आया? जी, जब मैं जी बिल्कुल तकरीबन 5 लाख की, और कुछ और बहुत सारी चीज़ें मैंने मोबाइल एक लेके दिया, बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो बात ये सर कि जब एक लोकल तबके का जो घराना होता है वो इस तरह की चीज़ें जो है ना, मुझे तो ये लगता है कि वो लालच में आ गए हैं, और लालच देख के तो वो अब जो है ना वो मेरी चीज़ें देने से भी इनकारी हैं। अगर ठीक है लड़की मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो वो अपना खुला ले, डिवोर्स ले, एक सुनते रसूल के मुताबिक जो तरीकाकार है। लेकिन वो मेरा जो सामान था, जो मेरी पेमेंट थी, जो मेरा जेवर था, वो भी जब्त कर चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे अब प्रॉपर पता चल चुका है कि वो फ्रॉड करने वाले एक घराना था, और इंतहाई फ्रॉडिये थे। और लड़की ने मिल के अपने माँ बाप के साथ जो है ना मेरे साथ फ्रॉड किया, और बहुत बड़ा फ्रॉड किया मेरे साथ। आप समझते हैं कि ये लालच की बुनियाद पे सारा कुछ किया गया? जी बिल्कुल। अगर मैं समझता हूँ अगर वो बेटी जो उनकी है, ठीक है उनका हक है, कोई अगर किसी की बीवी नहीं रहना चाहती, किसी को कोई मसला नहीं, वो खुला ले, डिवोर्स ले, वो एक अलग मैटर है। लेकिन किसी का सामान जब्त कर जाना, उसका 5-7 लाख रुपए का सामान जो है जब्त करना, वो लालच है। तो लालची लोग ही इस तरह की सोच रखते हैं। वरना मैंने उसे कहा है कि ठीक है मेरा वो सामान तो वापस करें ना, जो मैंने दिया बाकायदा उसका मेरे पास एविडेंस है, सारी चीज़ें हैं। तो वो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे वहाँ से पता चल रहा है कि ये लालची लोग थे और फ्रॉड करने वाले लोग थे, और उन्होंने फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। जी नाजरीन, आपने साहिल की टोटल स्टोरी जो सी है आपने सुनी है कि इसके साथ क्या हुआ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ माहिर कानून मुनीर अहमद भट्टी साहब भी मौजूद होंगे। सारी गुफ्तगू जो सी है उनसे भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसके पीछे क्या हो सकता है और इसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर दोबारा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुनीर अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अहमद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो लड़की निकाह करती है, निकाह करने के 2 रोज़ 3 रोज़ कबल वो अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाती है, जबकि एक जज के सामने उसने बयान भी दिया है, उसके हल्फिया बयान भी मौजूद है, टोटल वीडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है, वहाँ पे जिस बंदे ने निकाह पढ़ाया कारी वो भी मौजूद है, हर प्रूफ है। और दूसरे सेशन अदालत में जाके वो कहती है कि मैंने निकाह नहीं किया। इसके ऊपर क्या दफात लगती है? क्या कानून के अंदर इस ऐसी लड़की है जो इस तरह करती है, उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेता कानून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बड़ी अच्छी बात है कि के न्यूज़ ने ये स्टोरी छापने की कोशिश की और स्टोरी रिकॉर्ड करने की कोशिश की। इससे असल हक़ाइक़ का पता चलेगा कि ये जो लाहौर में फराडिये किस्म के लोग आ गए हैं और ये लड़कियों के थ्रू झांसा दे के अगले की रकम बटोरते हैं और लड़कों की ज़िंदगियां तबाह करते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया। ऐसा होना चाहिए, आवाम को पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं जो इस किस्म की वो कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये जो आपका क्लाइंट है अब अब्दुल वहीद भट्टी साहब, इनका निकाह मैंने कराया था। तो ये एक यूनिक स्टोरी बन गई। अच्छा, ये निकाह भी आप ही ने करवाया है? निकाह अच्छा, फिर तो आपको टोटल स्टोरी का भी पता होगा। बिल्कुल ठीक। ये मैंने निकाह कराया था। ये लड़की ने ख़ुद मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैंने जी एक इस तरह से शादी करनी है। तो मेरा नंबर के कहीं से उसने लिया और फिर ये लोग आए और पूरे गवाहान थे, उनकी मौजूदगी में ये निकाह हुआ।
और मौलवी साहब थे, गवाहान थे, सबके सामने ये हुआ, पूरी वीडियो बनी हुई है। फिर मैंने एक अलहदा उसका एक इंटरव्यू किया, उसको मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की कि क्या आप जानती हैं कि कहाँ हैं, किससे शादी करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं, कि आपके वालिदैन को पर्चा कराएं। उसने कहा जी झूठा होगा सब कुछ। ये सब कुछ मानने के बावजूद मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में उसे पेश किया गया। वहाँ पे उसने बयान दिए कि मैं आज़ाद हूँ, ख़ुद मुख्तार हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, किसी ने मेरे साथ जना नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो ये सब कुछ करने के बावजूद, ये मेरे सामने पड़ी है ये उनकी कापी, तो सब कुछ करने के बावजूद अब उनकी जो उनका ज़हन था वो थोड़ा मुख्तलिफ था, उसके बारे में हमें इल्म था ही नहीं कि इन्होंने करना क्या। लड़की के वालिद ने मेरे तक अप्रोच की, हमने लड़की को फ़ोन कराया, लड़की के वालिद को, कि मैंने शादी कर ली है ये वो। फिर वो मेरे नंबर पे इधर आ गया उसका वालिद साहब, मैंने उसको समझाया कि ये जो बात है, अब उसने कर ली है शादी, कोई बात नहीं। उसने कहा जी एक दफ़ा वो आ जाएँ और फिर मैं एक दो दिन के बाद उनको जना फ़ारिग कर दूँगा, बाइज़्ज़त तरीके से मेरी इज़्ज़त होती है। ये उनका फंसाने का झांसा था। तो मेरा तो इनके साथ रब्ता ना हो सका, फिर इनके साथ रब्ता हुआ। तो लड़की वालों ने फिर ये खुद गए, उनके घर में गए और वहाँ जाके जब मिले जाके, और उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप 2 दिन के बाद आएँ और 2 दिन के बाद हम कर देंगे शादी और आप लेके चले जाना, रुखसती कर देंगे। रुखसती कर देंगे। तो ये सादा आदमी था, सादा लो आदमी था, जो उनकी बातों में आ गया। तो इसके पास पैसे थे, कोई रकम थे, कोई 4-5 लाख रुपया था और ज्वेलरी थी वगैरह। 4-5 लाख रुपया जब उन्होंने देखा तो रफ़ाकत और उसकी बीवी गुलशन है, उसकी आंखों, उसके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने लड़की को बदजन करना शुरू कर दिया। शाम को जब इसने फ़ोन किया और कहा कि इस तरह मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कौन, आप कौन है, मैं आपको जानती ही नहीं। तो इसने मेरे साथ बात की, तो हमने कहा कि चलो हो सकता है कि उसके वालिदैन ने कोई ना कोई बात की होगी, कोई उन्हें प्रेशर में लाया होगा। तो हमने 491 में एडिशनल सेशन जज साहब के पास हमने रिट लगाई। रिट लगाने के बाद जब नेक्स्ट डे वो पेश हुई तो हम यकसर हैरान रह गए कि उसने कहा जी मैं इस बंदे को जानती ही नहीं। अच्छा, मैं इस बंदे को जानती नहीं। हालांकि मैंने अदालत में वीडियो पेश की, सब कुछ जज सब समझ गए। जज सब समझते हैं कि ये लड़कियां किस तरह अपना बयान बदलती हैं, किस तरह सादा लोगों को धोखा देती हैं, किस तरह सादा लोग जो होते हैं वो इनके झांसे में आते हैं और फिर ये कैसे फ्रॉड करते हैं। तो उसने उस वक्त तक, क्योंकि रिट हमारी ये थी कि उन्होंने हफ्से बजाव में रखा हुआ है, तो लड़की ने बयान दिया कि नहीं जी मुझे हफ्से बजाव नहीं रखा, मैं अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ, मैंने कोई नकाह नहीं किया। हालांकि हमने नकाहनामा पेश किया, वीडियो पेश की, सब कुछ जज सबको यकीन हो गया, लेकिन 491 का केस था, इस वजह से वो लड़की उनके हवाले कर दी गई। अच्छा, यहाँ पे क्या समझते हैं आप कि ये लड़की, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि ये इनके पीछे कोई ग्रोह भी हो सकता है, कोई बासर लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल लड़की 2 दिन पहले निकाह करती है एक अदालत के सामने और दूसरी अदालत के सामने वो अपना बयान बदल रही है। और ये तो नॉर्मल जो भी लड़का होता है या कोई लड़की, कोई भी इंसान है, वो ये चीज़ से डरता है कि हम अदालत में बयान दे चुके हैं, दूसरी अदालत में हम मुकर रहे हैं, तो इन्हें अदालत भी लग सकती है। तो क्या समझते हैं कि ये इनका कोई पहले से प्लान था या ये पहले भी इस तरह कुछ कर चुकी है कई लोगों के साथ? मेरा तो ख्याल यही है कि ये एक पूरी इनकी कंपनी है, पूरी टीम है जो सादा लोगों को धोखा देते हैं। और मे भी उस लड़की का पहले भी कोई निकाह हुआ। अब लड़की ने स्टेटमेंट में वहाँ पे जब सेशन कोर्ट में बयान हुआ तो उसने कहा जी कि मैं तो स्टूडेंट हूँ। मैंने फिर कहा उधर फ़ौरन, मैंने कहा कि नहीं ये झूठ बोलती है लड़की। और इस तरह लड़की ने बयान दिए, फिलबदी बयान दिए कि मैं हैरान हो गया कि एक कुंवारी लड़की जो अभी शादीशुदा चंद दिन हुए हैं और इस किस्म की फर करके बयान करना, इससे साबित होता है कि ये एक गिरोह है और इन्होंने ये टीम बनाई हुई है जिसमें इनकी वालदा है, इसका वालिद है, इसका भाई है और अजीज़ रिश्तेदार हैं। और ये लाहौर में ये गिरोह सरगर्म है, इन्होंने ये किया। अब इतनी जल्दी तो बात ख़त्म नहीं होती। अब उसने निकाह किया है, वो निकाह पहले एडमिट करेगी तो वो फैमिली कोर्ट में जाएगी। जब फैमिली कोर्ट में जाके ये बयान देगी कि मैंने निकाह नहीं किया, तो हम प्रूव करेंगे वहाँ पे, एविडेंस हमारे पास है, निकाह खां हमारे पास है, मैंने निकाह कराया, मैं हूँ, मैंने भी वीडियो रिकॉर्ड की, मैं सारी पेश करूँगा और इंशाल्लाह ये इनकी बीवी वापस आएगी इंशाल्लाह। मुझे ये बताया कि अगर इस तरह की ख़वातीन इस तरह करती है, कानून क्या कहता है, क्या इनको सज़ा हो सकती है? क्योंकि अमूमन नॉर्मली हमारे माशरे में यही होता है कि लड़का
बेकसूर होने के बावजूद भी कसूरवार ठहराया जाता है। लड़के को हर जगह पे मुंह की खानी पड़ती है, लड़का दुरुस्त भी हो, लड़की जो कि एक औरत ज़ात है, बेशक इस्लाम में इसका बहुत ज़्यादा मुकाम है, इस्लाम में रुतबा है औरत का, पर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी है जिन्होंने अच्छी औरतों को भी बदनाम कर दिया हुआ है। औरत का ये एक हथियार होता है कि जहाँ पे कुछ नहीं चलता वहाँ पे आंसू बहाती है, रोने लग जाती है। तो दो आंसू बहाती है तो उसके सामने कोई भी ऑफिसर बैठा होता है वो मजलूम समझ बैठता है कि लड़की पता नहीं बड़ी मजलूम है, पर उसने किया क्या होता है उस लड़के के साथ वो हकीकत नहीं पता होती। ऐसी लड़कियों के लिए आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई कानून बना हो, कोई कानून साजी की हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी भी देखी है कि लड़के ने सुसाइड कर ली है लड़की के लिए, उस लड़की को कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस लड़की के लिए लड़के ने सुसाइड किया ना। और बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि लड़की ने सुसाइड किया लड़के के लिए, लड़के को उठा के 302 में बंद कर दिया सारी ज़िंदगी के लिए। ऐसा एतजाज़ क्यों है? नाइंसाफ़ी क्यों है? एक लड़का और लड़की में ये एतजाज़ क्यों है? ये हमारा कानून अभी तक मेरिट पे फैसला क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि थाना कल्चर भी मैं कहना चाहता हूँ कि थाने में भी चले जाए, वो भी एक लड़की को देख के, थोड़ी सी खूबसूरत लड़की होती है उसको देख के, कोई भी ऑफिसर है हमारा वो उसको देख के, क्योंकि कमज़ोरी है एक औरत, वो उसको देख के जो है वो औरत की साइड ऑटोमेटिकली लेता है। बहुत सारे हमारे ऑफिसर बहुत अच्छे भी है जो मेरिट पे फैसला करते हैं, पर नॉर्मली अक्सरियत इन लोगों की है कि जो लड़की देखते हैं, औरत देखते हैं, उसका रोना देखते हैं और उसके साथ मिल जाते हैं और लड़के को हवालात में बंद कर देते हैं। मुझे इस बारे में बताए कि क्या कानून इस तरह का कोई तरमीम होनी चाहिए या कोई नया कानून आना चाहिए? क्योंकि हमारा के न्यूज़ का जो मकसद है, आज हमने पहला एपिसोड किया है इसके ऊपर, इंशाल्लाह हम दोबारा भी एपिसोड करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत अहम मसला है। हमारी जो यंग जनरेशन है उसको टोटली ख़राब कर रही है और ये जो यंग जनरेशन है हमारी, यही मुस्तकबिल है हमारा। यही यंग जनरेशन ने आगे पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है और ये इस तरह की लड़की है इनको बर्बाद कर रही है। और फिर लड़के जो उनसे स्मोकिंग करते हैं, नशे पे शुरू हो जाते हैं और ये सारा कसूरवार लड़की का होता है, जबकि लड़की को पूछता ही नहीं है। ये क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? ये कब चेंज आएगा इसके अंदर? आपने सही कहा जी कि पाकिस्तान के कानून में तरमीम होनी चाहिए। कानून में ये लिखा हुआ है कि लड़का लड़की को भगा के ले जाता है, जो कि गलत है मेरे ख्याल में। लड़का कभी भी लड़की को भगा के नहीं लेके जाता, बल्कि लड़की लड़के को भगा के लेके जाती है। तो ये हमारा 1860 का कानून है, उसमें कोई तरमीम नहीं की। हमारे जे पार्लियामेंटेरियन जो है ना, इनका ये काम है कि ये इसमें तरमीम करें, लेकिन जब किसी को चोट लगती है तो बात बनती है, तो इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। और पाकिस्तान में जैसे आपने फरमाया कि लड़की को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह ही है। तो मेरे ख्याल में ये एक ड्रामा चला था, मेरे पास तुम हो, बड़ा मशहूर मरूफ ड्रामा हो, खलील रहमान साहब ने, खलील रहमान साहब ने वहाँ पे एक चीज़ लिखी थी कि ये 2 टके की औरत, ये 2 टके की औरत, उन्होंने, मैं कहता हूँ कि 110% सही कहा था, बिल्कुल 2 टके की औरत। ये उन्होंने बात की थी ऐसी औरतों के बारे में कि जो मर्दों को फ़रेब देती हैं, जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त को तबाह करती हैं, जो बाहर जाती हैं, बाहर कदम रखती हैं, उन्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं होता, वो लोगों को धोखा देते हैं, लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर देती हैं। ऐसी 2 टके की औरत। और मैं जो समझता हूँ कि ये 2 टके की औरतों में इसका शुमार होता है, जिसने एक अच्छे खासे आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया, उसका मुस्तकबिल तबाह कर दिया और सब कुछ चोरी कर लिया। जी, इसके वालिदैन पे इन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके वालिदैन को शर्म करनी चाहिए। और ये वालिदैन कैसे वालिदैन हैं जो कहते हैं बड़े इज़्ज़तदार हैं? जब लड़की घर से चली गई, उसने निकाह कर लिया, आपको पता चल गया, किस मुंह से आपने घर में रखा? बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो अब दूसरे लफ्ज़ यूज़ नहीं करता। इस्लामी लिहाज से भी नहीं रख सकते और कानूनी लिहाज से भी वो लड़की को अब घर नहीं रख सकते, क्योंकि एक निकाह हुआ है। नहीं, दोनों हिसाब से बिल्कुल नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पे स्टोरी कुछ और है कि ये लोग लालची थे, मतलबी थे। उन्होंने जब पैसे देखे, चीज़ें देखी, तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने लड़की को इंसिस्ट किया, मजबूर करके ये बयान कराया जी मेरी तो चंद शादी नहीं हुई। अब इंशाल्लाह हम साबित करेंगे और उसे साबित करेंगे जो हमारी बीवी है, और इंशाल्लाह जो उसने बयान बदला है उस पर उसको सज़ा होगी। अच्छा, एक सवाल जो उनसे है वो हमारे नाजरीन, वो भी उन्होंने काफ़ी लोगों ने भी हमसे पूछने की कोशिश की है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। जो लोग, लड़का या लड़की जो लव मैरिज, नो डाउट ये बुरी चीज़ नहीं है, निकाह होना चाहिए। जो लोग मर्ज़ी की शादी करना चाहते हैं,
तो उनके लिए कोई ऐसी बात बताए कि जो वो जिसमें वो सेव रहे अपने आप को, एहतियात कोई बता दे कि उसमें लड़के को क्या एहतियात करनी चाहिए, लड़की को क्या एहतियात करनी चाहिए। ये नहीं कि लड़के गलत करते हैं, लड़कियाँ भी गलत करती है और लड़के भी गलत होते हैं, दोनों के लिए ये कौन सी ऐसी एहतियात है वो जो होनी चाहिए जिसके बाद वो जो उनसे अपनी सेफ्टी सबसे पहले रखे, उसके बाद अगर लव मैरिज करनी भी है तो वो करे, कौन सी ऐसी है? जी ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, लव मैरिज करना कोई जुर्म नहीं, हर लड़के और लड़की का हक है, जब वो बालग होते हैं तो वो करें। आपने ये देखा है हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर में, बहुत सारे लोग पढ़ने आते हैं तो वो लव मैरिज करते हैं। यंग एज होती है, बंदे के जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, लेकिन जो लड़के और लड़कियां शादी करना चाहते हैं उनके मेरा ये मशवरा है कि पहले एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे का ड्रेस देखें, उसके वालिदैन को देखें, तौर तरीके देखें कि जब लालची नहीं है, मतलबी नहीं है, भागने वाले नहीं हैं, कहीं किसी जगह पे किराएदार तो नहीं है कि आपको शो करें कि ये। और यूनिवर्सिटियों में आमतौर पे जिस तरह देखा जाता है आज के दौर में यूनिवर्सिटी कॉलेज में कि बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। तो इस तरह ये जो पहला केस आपने अंसर फ़ाक्त का कहा कि अंसर फ़ाक्त ने भी इस क्लाइंट को बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाए कि मेरा बाप ये है वो है, तो पता चला कि वो एक फर्नीचर की दुकान पे काम करता है। अच्छा। तो इस तरह लड़के और लड़की वालों को अच्छी तरह एक दूसरे को मतलब मिलना चाहिए, मिल के एक दूसरे के बारे में मालूमात लेनी चाहिए, और अगर हो सके तो लव मैरिज को अरेंज मैरिज में जो वो कन्वर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उनका मुस्तकबिल रोशन हो। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे भी हमने देखे हैं कि पेरेंट्स को पता चल जाता है कि लड़की हमारी बच्ची फ़लाँ लड़के के साथ अंडरस्टैंडिंग है, बात कर रही है, वो उसको रोकते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं रोकते कि अगर वो लड़की उससे पैसे ले रही है, खा पी रही है, उसके साथ घूम रही है, घर भी पैसे ला रही है, घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी कर रही है, इस वजह से उसको रोकते नहीं। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अफेयर चलता रहता है। पर जब लड़का शादी की बात करता है, लड़की घर बात करती है कि मैंने शादी करनी है, तो उसके पेरेंट्स जो उनसे वो कहते हैं कि हमने शादी तुम्हारी नहीं करवानी। तो ये इस तरह के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी कोई कानून होना चाहिए कि ये भी एक जुर्म ही है ना कि लड़की को सबसे पहले यूज़ करना खुद। लड़की बेशक चाहती भी हो कि मैंने शादी करनी है, पर पेरेंट्स इस आस में होते हैं कि नहीं बस जितना खा सकती है खाए, उसके बाद हम किसी और तरफ जाएंगे, किसी और से खाएंगे। तो इस तरह के मेन पेरेंट्स जो है वो भी रोल अदा करते हैं। तो ये क्या समझते हैं कि ये तरबियत की बात होती है या ये लोग किस तरीके से इस तरह करते हैं? ये जो इस किस्म के वालिदैन होते हैं जो लोगों को धोखा देते हैं, फ़्रॉड देते हैं, ये ज़मीर फरोश होते हैं, कम ज़र्फ़ लोग होते हैं और इनका ज़मीर होता नहीं। ये लड़के और लड़कियों को इसलिए बाहर भेजते हैं कि अपनी पसंद का चॉइस जो है ना वो कर लें। अगर लड़के और लड़कियों को कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई नहीं मिलता तो फिर उनको बाद में ऐसा मिलता है जो उनके बाप की उम्र का होता है। ऐसे ही तो इसलिए वालिदैन जो ना वो लालची होते हैं, उनका बेसिक मकसद होता है लोगों को पंसाना और वहाँ से कोई चीज़ें बेनिफिट हासिल करना। वो ऐसे लड़कों पे कमांड डालती हैं जो खाते पीते हों, गाड़ी हो और उनका रहन सहन अच्छा हो, लड़कियाँ उनके साथ रवाबत बनाती हैं और फिर उसके बाद वो जब शादी की बात करता है तो फिर वालिदैन अकड़ जाते हैं। तो इस तरह कम ज़र्फ़ और बेज़मीर लोगों से इंसान को बचना चाहिए। और यहाँ तक आपने बात की कि इन्होंने जो ज़्यादती की है इसके बारे में एक कानून मौजूद है कि धोखाधड़ी फ्रॉड जो करते हैं इनके बारे में होना चाहिए। और ये पंजाब में जो अभी लाहौर में ख़ासकर ये CCPO साहब आए हैं, उमर शेख साहब, ये बहुत ही क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा इंसान है और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जब से आए हैं बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। पुलिस वाले भी डर रहे हैं, हालांकि ये तो आप अपने बाप से भी नहीं डरते बिल्कुल। तो इन्होंने उमर शेख साहब ने जो काम किया है ये बाहर से ट्रेंड याफ्ता बंदा है और ये अभी पार्टियों ने इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। ऐसी हरकत बात नहीं है, मैं इसके हक़ में हूँ कि ये जो काम कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अगर CCPO लाहौर ने लाहौर को सही ना कर सका, उमर या ना क्या नाम है इसका, उमर शेख, अगर इसको सही ना कर सका तो मैं नहीं समझता कि कोई माई का लाल ऐसा CCPO होगा जो लाहौर की पुलिस को ठीक करेगा। ये वाहद उमर शेख है जो जिससे पुलिस वालों की टांगें कांपती हैं और अभी जो गलत काम वो थानों में नहीं होते। अब ऐसे लोगों पे, ऐसे गिरोहों पे उमर शेख साहब को चाहिए कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ले ताकि किसी गरीब के साथ या मज़लूम के साथ ज़्यादती ना हो। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, हम आपकी बात के साथ बिल्कुल हमायत करते हैं कि उमर शेख साहब बड़े ही दबंग अफीसर हैं और मैं समझता हूँ कि जब से उन्होंने चार्ज संभाला है
और उसके बाद हमने वो ऐसे काम देखे हैं जो कि हमने आज से 20 साल पहले नहीं देखे। बहुत सारे ऐसे डीएसपी है, डीएसपी रैंक के बंदे को उन्होंने मुअत्तल किया है, एसएचओ को मुअत्तल किया है, बहुत सारे लोगों को जो कि हवालात में, उनका ये कहना है कि मैं इनको मुअत्तल नहीं करूँगा, इनको हवालात में डालूँगा। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। CCPO साहब ने जी एक इंटरव्यू दिया रऊफ क्लासरा साहब को, तो मैं CCPO को सलाम पेश करता हूँ। CCPO ने ये कहा कि पुलिस के अंदर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये वाहद CSP अफसर है जिसने ये कहा है कि जो पुलिस वाले गलत काम करते हैं उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मैं इनकी बात से 100% एग्री हूँ। जब तक पुलिस में कोर्ट मार्शल शुरू नहीं होंगे, सख्त से सख्त सज़ा नहीं होएगी, ये पुलिस ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। उमर शेख साहब, बड़ी उम्मीदें हैं हमें भी, पाकिस्तान पूरे पंजाब को बड़ी उम्मीदें आपके साथ कि आप पुलिस में जो सा वो चेंज, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ गवर्नमेंट आने से पहले इमरान खान साहब ने नारा लगाया था कि मेरी गवर्नमेंट आते ही मैं सबसे पहले पुलिस को चेंज करूँगा, जो कि आज 2 साल तीसरा साल शुरू हो गया है पर पुलिस चेंज नहीं हुई। CCPO साहब, उमर शेख साहब, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं पूरे पंजाब को कि आप पुलिस को चेंज करेंगे, क्योंकि जिस मुल्क में पुलिस सही होती है वो उधर सब कुछ ठीक होता है, कानून जहाँ पे ठीक है वहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिए। नए प्रोग्राम में नए लोगों के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।